हेलो फ्रेंड, दिस इज सिमरन गुप्ता। यूथ कंपटीशन टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज हम मुख्य सेविका का अभ्यास सेट 4 पे चलेंगे और चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्न में से कौन सा भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है। अगर हम ऑप्शन देखें दूध, अंडा, मटन या दाल, तो देखिए जो अंडा होता है ना, अंडा में क्या होता है, जो सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाया जाता है। और यहाँ पे क्या पूछा है, ये संदर्भ प्रोटीन की बात कर रहा है। वहीं पर अगर हम मटन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें उच्च किस्म का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, तो वो जो है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें पूछा है कि संदर्भ प्रोटीन की बात कर रहा है, ना कि उच्चतम प्रोटीन की बात कर रहा है। तो हमारा आंसर बी सही है, यानी अंडा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं कि सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है। अगर ऑप्शन देखें हम तो फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज या लैक्टोज, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, सभी शर्कराओं का सरलतम रूप है, इकाई है ये। और इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है। और ये किस फॉर्म में है, तो ये जो है, जो ये कार्बोहाइड्रेट है ना, जिसको हम CHO भी कहते हैं, ये CHO का मोनो फॉर्म में है। तो हमारा आंसर सी सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 3 पे कि शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक बशीय अम्ल है। अगर शिशु के लिए कौन सा आवश्यक बशीय अम्ल महत्वपूर्ण है, तो अगर हम बात करें तो देखिए, अगर ऑप्शन देखें कि लिनोलोइक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, आर्किडोनिक अम्ल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको हम देखें तो क्या है, ये आर्किडोनिक अम्ल जो होता है ना, ये शिशु के लिए आवश्यक होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है कि राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी चिंताओं का ठीक समाधान निम्न में से किस बजट का उद्देश्य होता है। ठीक, अगर ऑप्शन देखिए सूर्यास्त बजटिंग, शून्य आधारित बजटिंग या जेंडर बजटिंग या वृद्धिशील बजटिंग। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 4 की हम बात करें ना, तो जो ये जेंडर बजटिंग है ना, ये जेंडर बजटिंग, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं कि 5 में क्या है कि परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है। जो विवाह है ना, इसके उद्देश्यों का सही क्रम क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम ऑप्शन देखें, क्या प्रजा धर्म एवं रति, रति धर्म एवं प्रजा, या फिर धर्म रति एवं प्रजा, या धर्म प्रजा या रति, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो हमारा आंसर क्या है, डी। ओके, चलिए आइए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की कि सेवा विवाह का प्रचलन जो है कि निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है। अगर हम ऑप्शन देखें कुकी जनजाति, थारू जनजाति या बिरहोर जनजाति या भोटिया, तो जो ये विवाह, जो सेवा विवाह है ना, ये बिरहोर जनजाति में पाया जाता है। और ये सेवा विवाह होता क्या है कि जो वधु वर जो होता है, वो वधु के घर जाकर उसकी जो है कि सेवा करके वधु मूल्य चुकाता है। ठीक, उसके घर जाकर सेवा करके वधु मूल्य चुकाता है और उसके बाद से जो है उस वधु से शादी करता है, तो इसे ही सेवा विवाह कहा जाता है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 पे क्या है कि सोरोरेट विवाह है। सोरोरेट विवाह, अगर हम ऑप्शन देखें भाई बहन के बीच, मौसी के लड़की के साथ, मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच, या बुआ की लड़की के साथ। तो देखिए सोरोरेट विवाह जो होता है ना, ये विवाह वो विवाह होता है कि जिसमें कि अगर कोई स्त्री है वो मर गई, ठीक, यानी जो पुरुष है वो उसकी बीवी मर गई, पत्नी मर गई, तो उसके जो साली होती है, यानी जो उसकी मृत पत्नी की बहन होती है, उससे वो शादी करता है, तो उसे हम कहते हैं सोरोरेट विवाह। वहीं पे अगर हम बात करें कि लेवरेट विवाह की, तो जो अगर कोई पुरुष मर गया और उसके जो भाई होता है, यानी जो स्त्री होती है, उसके देवर से अगर विवाह होता है तो उसे लेवरेट विवाह कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सोरोरेट विवाह, यानी मृत पत्नी के बहन तथा विधुर पुरुष के बीच जो विवाह होता है उसे सोरोरेट विवाह कहते हैं, उसे सोरोरेट विवाह कहते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, चलिए आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि एक विस्तृत परिवार इकाई जिसमें तलाक एवं विवाह के परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता सम्मिलित है कहलाती है। अगर ऑप्शन देखें तो क्या है, विस्तृत परिवार, संयुक्त परिवार,
पुनर्चरित परिवार या एकल अभिभावक परिवार? इसका क्या होगा हमारा आंसर? हाँ, इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया है? ठीक, अगर हम इसका बात करें तो ऑप्शन देखें तो मार्गन और इरावती कर्वे, पी देसाई या एससी दुबे। बताइए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इरावती कर्वे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलते हैं और 10 पे क्या है कि संघर्षरत दंपति को, फिर से कर देती हूँ सर। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और क्या है, संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? जो पति पत्नी है अगर उनके बीच कोई संघर्ष चल रहा है तो उनकी जो अवधि होती है कितने दिनों के लिए दी जाती है? तो अगर बात करें 7 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्ष, तो क्या होता है, इसकी अवधि होती है 2 वर्ष। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी सही है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या है कि भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ? क्या भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ? इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हाँ, अगर ऑप्शन देखें 1926, 1929, 1930 या 1932, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1926। क्या 1926 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइए चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं और 12 पे क्या है कि एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को कहा जाता है। अगर ऑप्शन देखें तो क्या है, ऑप्शन की बात करें हम तो ऑप्शन क्या है, रोगाग्रस्तता दर, मृत्यु दर या प्रजननता दर या जनशक्ति दर। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? आंसर सी क्या होगा? ठीक है, चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे क्या है कि जनसांख्यिकी की संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है? बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 30 की जो है ये जो है ना 5 स्तरों से होकर गुजरता है। कितने स्तरों से होकर गुजरता है? तो 5 स्तरों से होकर गुजरता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 40 पे चलें कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक, NRHM वर्ष 2005 में भारत में अधिनियमित किया गया जिसका मुख्य लक्ष्य है। अब अगर ऑप्शन देखें तो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को घटाना, ठीक, वृद्ध महिलाओं के स्वास्थ्य में सुरक्षा लाना, क्या वृद्ध महिलाओं के स्वास्थ्य में सुरक्षा लाना या स्कूली छात्राओं के लिए सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराना या निर्धन परिवार की महिलाओं को पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। तो जो हम इसकी बात करें ना तो हमारा आंसर क्या है? शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को घटाना। ठीक, आइए अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 15 पे। अब ऑप्शन कथन क्या है देखें कि कथन ए, आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग में से अभिजात्य वर्ग को जन्म देती है। ठीक, वहीं पे तर्क की बात करें तो क्या है, आरक्षण के लाभों का उनके द्वारा अधिपत्य किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन देखिए, दोनों ए तथा आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी देखें कि दोनों ए तथा आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य था? ठीक, कौन सा आदर्श वाक्य था? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन अगर देखें, आवर फ्यूचर आवर कंट्री, आवर कंट्री आवर सेंस या पीपुल ऑफ इंडिया आवर सेंस या आवर सेंस आवर फ्यूचर। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवर सेंस आवर फ्यूचर। ओके, इसका आंसर हमारा डी सही है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर हम 70 पे चलते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? अगर ऑप्शन देखें तो 10 जुलाई, 11 जुलाई, 29 जुलाई या 24 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। किस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। सती को डैश में अवैध घोषित किया गया था।
सती प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? अगर ऑप्शन देखें 1829, 1832, 1843, 1850, तो जो ये 1829 है ना, 1829 में जो है सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा ए। चलिए आइए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? ठीक, पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है। अगर हम बात करें तो गरीबी रेखा, ठीक, गरीबी रेखा, डिप्रीवेशन इंडेक्स, जीवन की मूल्य आवश्यकता या मैरिटियल डिप्रीवेशन, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी। ओके, डिप्रीवेशन इंडेक्स जो है ये क्या है? पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करें तो 20 में क्या है कि निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है? सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है। ठीक, तो अगर ऑप्शन देखें, समाज में समरूपता, मजबूती और निरंतरता लाना, संगठित समाज में स्थिरता और एकरूपता लाना, सामाजिक विद्वेष का विस्तार या सामाजिक और मान्य मूल्यों को स्थापित करना, बताइए इसका आंसर कौन सा है? तो अगर हम बात करें कि सामाजिक नियंत्रण का, तो जो ये ऑप्शन सी है ना, सामाजिक विद्वेष का विस्तार, ये सामाजिक नियंत्रण का जो है कि ये सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है। ये क्या है? सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? समाज में जो है विद्वेष और संघर्ष पे नियंत्रण करना होता है, न कि उसको बढ़ावा देना। ठीक, तो हमारा सामाजिक विद्वेष का विस्तार जो है ये हमारा आंसर नहीं है, ऑप्शन सी सही है। ओके, चलिए आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन मानव प्रसन्नता पर बल देता है? ठीक, तो अगर हम ऑप्शन देखें कि विकासीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, वर्ग संघर्ष सिद्धांत या प्रगति, तो निम्न में से सामाजिक परिवर्तन मानव प्रसन्नता पर बल देता है, तो जो ये ऑप्शन डी है ना, प्रगति, ये प्रगति क्या है? प्रगति जो है कि सामाजिक परिवर्तन और मानव प्रसन्नता पे बल देता है। ये एक निश्चित प्रक्रिया है, एक निश्चित क्रम से चलता है, जो कि जिसका जो है कि सामाजिक परिवर्तन और मानव प्रसन्नता पे बल देता है। तो हमारा आंसर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर हम बात करें 22 पर कि ऐसे भारत में परिवर्तन के लिए परंपराओं को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है? अगर हम ऑप्शन देखें 4, 6, 7 या 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। आइए अब बात करें हम 23 की। तो निर्धनता के अपने प्रसिद्ध अध्ययन में राउंट्री ने किस अवधारणा को उपयोग किया था? अगर ऑप्शन देखें, निरपेक्ष निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता या अवस्थिति निर्धनता या आत्मपरक निर्धनता। ऑप्शन क्वेश्चन 23 का क्या होगा? अगर क्वेश्चन 23 की बात करें ना, तो 23 का जो ये अवस्थिति निर्धनता है ये हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 24 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव नहीं है? कौन सा एक प्रभाव नहीं है? अगर बात करें तो अपराध में वृद्धि, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, पारिवारिक विघटन को प्रोत्साहन या शिक्षा का विकास। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर होगा डी, शिक्षा का विकास जो है इसमें कोई प्रभाव, द्रव्य व्यसन का प्रभाव नहीं है। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की क्या है कि सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने किरायाजीवी और सट्टेबाज पदों का प्रयोग किया है? देखिए, किरायाजीवी और सट्टेबाज, तो ये जो ऑप्शन देखे, टी बेबलेन, कार्ल मार्क्स, बी पेरेटो या एजे टाइनबी, तो जो ये बी पेरेटो है ना, ये बी पेरेटो ने ही इसका जो है कि इन्होंने ही इन दो पदों का बात किया है और इन्होंने ही बताया है कि सट्टेबाज जो लोग होते हैं, सट्टेबाजों की आमदनी जो होती है ना अनिश्चित होती है। ठीक, उनकी आमदनी का कोई वो नहीं रहता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम वहीं पे किरायाजीवी की बात करें तो इनकी आमदनी जो होती है, इनकी आमदनी निश्चित होती है। ठीक, इनकी आमदनी निश्चित होती है, तो इन्होंने दो बताया है और ये जो है कि किरायाजीवी और सट्टेबाज पदों का प्रयोग किया है। तो आइए हम बात करें, ये ऑप्शन हमारा सी सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे कि दहेज प्रथा में के क्या प्रभाव हो सकते हैं? दहेज प्रथा के क्या प्रभाव हो सकते हैं? ठीक, तो चलिए आइए अगर हम ऑप्शन देखें कि लैंगिक भेदभाव, लड़कियों का अविवाहित रह जाना या फिर महिलाओं के विरुद्ध अपराध या उपयुक्त सभी, तो ऐसा देखें तो हमारा ये क्या, ये सभी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये सभी ऑप्शन जो है ये सभी लड़कियों पे कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे कि सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख
टेलकार्ट पार्सन द्वारा नहीं किया गया था। ठीक, तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो सुरक्षादार यांत्रिकी, सकारात्मक यांत्रिकी, नकारात्मक यांत्रिकी, चिकित्सीय यांत्रिकी। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 27 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी सुरक्षादार यांत्रिकी। ओके, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलताओं के लिए 6 दशाएं बताई हैं। ठीक, तो अगर ऑप्शन देखें टीबी बोटोमोर, के डेविस, आर बेंडिक्स या जी मिडल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो ये डी है ना, डी हमारा आंसर होगा। आइए अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर डी आंसर होगा। अब चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 29 पे। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितने संकेतों पर जारी की जाती है? ठीक, तो कितने संकेतों पर जारी की जाती है? अगर हम ऑप्शन देखें तो 6, 12, 10 या 8, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 जो है कि किया जाता है। और ये कौन करता है? तो ये करता है नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ओके, आइए चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। आइए अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 पे बात करते हैं। सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या है? समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं का, इनमें से तीनों पक्षों को। तो जो सामाजिक परिवर्तन जो होता है ना, समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को और सांस्कृतिक विशेषताओं, इन सब तीनों को ही क्या करता है? प्रभावित करता है। तो चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक, ओके, आइए चलिए अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 31 की कि दहेज निरोधक अधिनियम किस सन लागू हुआ था? दहेज निरोधक अधिनियम किस सन लागू हुआ था? अगर हम ऑप्शन देखें तो 1994, 1982, 1970 या 1961। तो दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1961 में। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा डी। ओके, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 पे बात करते हैं कि एक जाति प्रबल तब बनती है जब वो अपने अन्यों पर प्रधानता प्राप्त करे संख्या के साथ साथ। ठीक, एक व्यक्ति कब जो है कि प्रभावी हो सकता है? तो इसकी हम जब बात करें ना, तो जब वो क्या होता है, वो ऑप्शन अगर हम देखें कि सामाजिक एवं धार्मिक शक्ति में, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति में, धार्मिक एवं आर्थिक शक्ति में, या राजनीतिक एवं सामाजिक शक्ति में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर वो व्यक्ति आर्थिक और राजनीतिक शक्ति से समृद्ध है तो उसका जो है कि वो क्या हो जाएगा? वो अन्यों पर प्रधानता कर सकता है, अन्य व्यक्तियों पर अपना जो है कि रौब दिखा सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आइए चलिए अब बात करें 33 पे कि संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन कौन सही है? ठीक, अगर संयुक्त परिवार की बात करें तो क्या क्या चीजें उसमें पाई जाती हैं? तो अगर हम ऑप्शन देखें कि व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी और आलसी व्यक्तियों की वृद्धि, हाँ, ये संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक, और निर्धनता, सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधाएं और गंदी आदतों का विकास, यह भी होता है। ठीक है, जहाँ पे बच्चे के जो पालन पोषण होता है, जहाँ पे एक तरीका से बच्चों को पालन पोषण अच्छी तरीके से हो जाती है, वहीं पे अगर बात करें तो बच्चों में निर्धनता और सामान्य बच्चों में व्यक्तित्व विकास में बाधाएं एवं उनमें गंदी आदतें भी आती हैं। ठीक, और उसी प्रकार अगर देश एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीयता स्थानों का अभाव, ये सभी क्या है? ये संयुक्त परिवार की जो है कि संयुक्त परिवार के दोष है। तो हमारा इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर डी हमारा सही है, ये सभी संयुक्त परिवार के दोष है। ठीक, आइए अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 34 की। भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण है। देखिए, भारतीय विवाह में क्या है कि ये अब आम बात हो रही है धीरे धीरे। तो क्या कारण हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति आ रही है? अगर हम ऑप्शन देखें, विवाह विच्छेद के कानूनों का सरल होना, पढ़ी लिखित शिक्षित पत्नी होना, स्त्रियों का कामकाजी होना, या फिर एक दूसरे के कमियों को सार्वजनिक करना। क्या? एक दूसरे के कमियों को सार्वजनिक करना। तो ऑप्शन देखें तो हमारा डी क्या है? सही है, सही बात है कि एक दूसरे के जो कमियों को जो है कि सार्वजनिक करने का कारण ही जो है कि विवाह विच्छेद हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें कि परिवार के निम्नलिखित कार्य होते हैं। अगर परिवार के कार्य की बात करें तो क्या? सुरक्षात्मक कार्य, हाँ, ये भी हमारे परिवार का कार्य होता है। वहीं पे बात करें कि भावनात्मक आर्थिक कार्य, ये भी परिवार के कार्य हैं। और अगर हम बात करें सामाजिक और शैक्षिक कार्य, तो परिवार में ये भी कार्य होते हैं, शैक्षिक कार्य भी होते हैं, सामाजिक और शैक्षिक कार्य दोनों होते हैं। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प डी क्या है? सही है। चलिए आइए अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की। तो
डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर अगर ऑप्शन देखें तो विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी। तो रेटिनॉल की बात करें तो विटामिन ए जो है हमारा आंसर होगा। ठीक, ये इसके रूप है। और विटामिन बी क्या है? थायमिन है। विटामिन डी क्या है? स्कर्बी, आर्गोकल्सिफेरॉल। और विटामिन सी को हम बोलते हैं, विटामिन सी को बोलते हैं हम स्कर्बी। ठीक, आइए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। नंबर हम चलते हैं 37 पे। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है? मनुष्य का, वैसे देखें तो ये इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स क्या है? ये वायरस जनित रोग है, लेकिन ये भी है, लेकिन ये क्या है? ये मनुष्य में नहीं होता है। ये क्या होता है? ये होता है पशुओं में। किस में होता है? ये पशुओं में होने वाला विषाणु जनित रोग है। आइए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, आइए अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो 38 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? ठीक, जीवाणु जनित रोग है। तो अगर हम ऑप्शन देखें, कंठमाला, खसरा, छोटी चेचक या डिप्थीरिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु जनित की बात कर रहा है तो ये डिप्थीरिया क्या है? जीवाणु जनित रोग है, जो क्या करता है? जो कि हमारे गले में एक श्वेत झिल्ली बनाकर हमें श्वास लेने में क्या करता है? दिक्कत करता है। तो डिप्थीरिया क्या है? एक जीवाणु जनित रोग है जो गले को प्रभावित करता है। तो हमारा आंसर डी सही है। ओके, आइए अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 40 पे चलें कि प्रगति का अर्थ है किसी भी दिशा में परिवर्तन, पश्चिमीकरण, एक निश्चित वांछित दिशा में परिवर्तन या आधुनिकीकरण। तो देखिए प्रगति क्या है? प्रगति एक निश्चित दिशा में होने वाला, प्रगति क्या है? एक निश्चित दिशा में होने वाली प्रक्रिया है जो कि एक निश्चित दिशा, वांछनीय दिशा में परिवर्तन होता है। तो प्रगति क्या है? ये क्या होती है? प्रगति होता है गुणात्मक। ठीक है, प्रगति क्या होती है? गुणात्मक होती है, जो कि एक निश्चित एवं वांछनीय दिशा में होता है। चलिए आइए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। ओके, आइए चलिए हम क्वेश्चन नंबर 40 पे चले। तो संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायता करती है? ठीक, तो कौन सा रक्त प्रोटीन सहायता करती है? अगर हम देखें फाइब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन, मायोसिन या ग्लोब्यूलिन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोब्यूलिन, जो कि क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे क्या करता है? संक्रामक रोगों और जीवाणुओं से लड़ने में हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो आइए हमारा क्या होगा? चलिए क्वेश्चन क्या है? 40 का हमारा ऑप्शन डी सही है। ओके, आइए चलिए हम क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं कि काली खांसी को इस नाम से भी जाना जाता है, पर्टुसिस, डिप्थीरिया, रूबेला या मम्स। ठीक, तो हमारा 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ये पर्टुसिस है ना, इसे ही हम काली खांसी के नाम से ही जानते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा ए। आइए अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 42 पे क्या है कि प्रसव के तीसरे चरण में तेज नाड़ी के साथ बहता हुआ खून और बड़ा और दलदली निर्गर्भाशय डैश के संकेत है। ठीक, तो प्रतिधारित गर्भनाल, प्रसवोत्तर रक्तस्राव, चिपका हुआ नाल या गर्भाशय का टूटना, क्या होगा इसका आंसर? तो जो गर्भाशय का टूटना है ना, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा डी आंसर सही है। ओके, आइए चलिए हम बात करें अब क्वेश्चन नंबर 43 की। तो गर्भावस्था के प्रकार का नाम बताएं जिसमें भ्रूण का प्रत्यारोपण फ्लोपियन ट्यूब में होता है तथा ट्यूब के तीव्र फैलाव के साथ दर्द होता है। ठीक, अगर हम ऑप्शन देखें तो एक्टोपिक गर्भावस्था या मल्टीपल गर्भावस्था, स्टिल बर्थ या मोलर गर्भावस्था। तो हमारा जो इसका आंसर होगा ना, एक्टोपिक गर्भावस्था होगा। क्या होगा? एक्टोपिक गर्भावस्था कहलाएगा। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं कि भ्रूण परिसंचरण का भाग जो जन्म के पश्चात फोसा ओविलस बन जाता है। ठीक, अगर ऑप्शन देखें नाभि धमनी, अंडाकार रंध्र या नाभि शिरा, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। क्या होगा? अंडाकार रंध्र। ठीक, ओके, आइए चलिए हम बात करें अगर हम 45 की कि भ्रूण की कौन सी स्थिति जन्म होने के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा स्टेज जो होता है कि भ्रूण के जो कि जन्म होने के लिए सबसे उपयुक्त होता है? तो अगर हम बात करें कि शीर्ष ट्रांसवर्स लेटना या फ्रैंक ब्रिज स्थिति या सिर का पिछला भाग, तो जो बच्चा होता है तो उसका क्या होता है कि वो बच्चा को जो कि अगर उसका जो सिर होता है, सिर का पिछला भाग अगर आता है तो वो बच्चा क्या होता है? नॉर्मली होता है। ठीक, उसमें बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहते हैं, वे एक नॉर्मल कंडीशन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी।
आइए ओके चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 के बात करें कि पहली भ्रूण मूवमेंट जिसे मां द्वारा 16 से 20 सप्ताह गर्भ के दौरान महसूस किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? अगर हम बात करें तो किकिंग, ठीक, क्विकिंग या फिटल मूवमेंट या गर्भाशय सुफाले या मूत्राशय चिड़चिड़ापन। तो देखिए जो बच्चा होता है ना, जब माँ के गर्भाशय में आता है तो 16 से और क्या बोलते हैं 20 सप्ताह के अंतर्गत क्या करता है, वो कुछ मूवमेंट करता है। तो जो मूवमेंट करता है जैसे कि पैर थोड़ा मारना, या तो जो माँ उस मूवमेंट को अनुभव करती है, उस अनुभव को कहते हैं क्विकनिंग, ठीक, क्विकनिंग कहते हैं। तो हमारा आंसर ए सही है। चलिए ओके आइए हम बात करें 47 की कि HIV के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए जोखिम अवधि होता है, ठीक। तो क्या होता है? पूर्वकाल अवधि, इंट्रानेटल अवधि, प्रसव उपरांत अवधि या स्तनापन। तो जो ये क्या है ना 47 का आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम 47 के आंसर की बात करें तो इंट्रानेटल अवधि जो होता है, ये इंट्रानेटल अवधि हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर बी सही है। ओके आइए चलिए हम क्वेश्चन नंबर 48 पे चले कि मनोविश्लेषक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था? तो अगर हम ऑप्शन देखें, सिगमंड फ्रायड, माइकल एच एरिक्सन, जीन पियाजे या अल्बर्ट बंडूरा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनोविश्लेषक सिद्धांत जो है ये सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया है, ठीक, सिगमंड फ्रायड ने दिया है। वहीं पे अगर हम माइकल एरिक्सन की बात करें ना, तो एरिक्सन ने क्या दिया था? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक। उसी प्रकार जो अल्बर्ट बंडूरा का क्या है? अधिगम का सिद्धांत दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए सही है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे कि मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है? मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है? अगर ऑप्शन देखें, मनोवैज्ञानिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर क्या है? मोटर विकास। तो जो मानसिक क्षमताओं का विकास होता है ना, उसको संज्ञानात्मक विकास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको संज्ञानात्मक विकास बोला जाता है। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर सी, ओके, संज्ञानात्मक विकास। तो ओके आइए चलिए हम बात करें अब 50 पे कि पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था क्या है। अगर पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था की बात करें तो अंतिम अवस्था क्या है? अगर ऑप्शन देखें, विस्तृत अवस्था, ठीक, विस्तृत परिवार, संकुचित परिवार, प्रारंभिक परिवार, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अंतिम अवस्था होती है ना, इसको संकुचित अवस्था बोलते हैं, इसको विस्थापन, ठीक है, संकुचित अवस्था कहते हैं हम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी सही है, ठीक। वहीं पे प्रारंभिक परिवार की प्रारंभिक अवस्था है, ठीक। तो चलिए हमारा आंसर बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 51 पे बात करें, हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं? अगर ऑप्शन देखें 16, 12, 8 या 5, तो हिंदुओं में विवाह कितने हैं? 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं। जिसमें क्या है? 8 प्रकार के विवाह कौन कौन सा है? दैव विवाह, ब्रह्म विवाह, ठीक, दैव ब्रह्म, आर्ष विवाह, प्रजापत्य, गंधर्व, राक्षस, पैचास या और असुर विवाह। क्या हो गया? असुर विवाह। तो विवाह कितने प्रकार के माने गए हैं? 8 प्रकार के माने गए हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर सी सही है। तो चलिए आइए हम बात करें 52 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है। तो 52 का आंसर क्या होगा? तो जो एड्स का जो देखें, अगर ऑप्शन देखें, एड्स, HIV, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम या हैजा इन्फ्लुएंजा। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग को पता चल गया होगा। क्यों? क्योंकि ये अक्सर करके एग्जामों में बार बार इससे जीवाणु के नाम पूछ लेता है, या तो इसके ये किससे द्वारा फैलता है, जीवाणु है, विषाणु है, इसका विषाणु का क्या नाम है, ऐसे करके बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हैजा। इसके विषाणु का, जीवाणु का नाम क्या है? विब्रियो कालेरी। तो हमारा आंसर डी सही है। ओके आइए चलिए 53 पे चलते हैं कि 28 दिन के अंडाशयी चक्र में अंडजनन कौन से दिन होता है? तो ऑप्शन देखें, प्रथम दिन, 14वें दिन, 5वें दिन या 28वें दिन। तो जो ऑप्शन क्वेश्चन 53 है ना, इसका ऑप्शन क्या है? आंसर क्या होगा? आंसर बी क्या है? 14वें दिन होता है। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं कि बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है। अगर ऑप्शन देखें, यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधा आ सकती है। यह एक प्रकार का विषय, इसलिए इसे पढ़ाना चाहिए। क्या ये एक विषय है?
इसे पढ़ाना चाहिए या फिर इसमें बच्चों का मनोरंजन होता है या उपयुक्त सभी। तो देखिए अगर हम ऑप्शन की बात करें तो देखिए क्या है कि एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधा आ सकती है। ये क्या है हमारा आंसर होगा, क्योंकि बच्चे को जो है ना जैसे जैसे उसे में बढ़ते हैं उसके अंदर क्या है शारीरिक विकास होते रहते हैं, जिसे वो क्या करता है जानने के लिए उत्सुक रहता है। तो जब हम उसकी आवश्यकता उसकी जो उस जिज्ञासा होती है उस जिज्ञासा को हम अगर शांत करते हैं तो बच्चा के विकास में वो बाधा उत्पन्न नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो 55 में क्या है कि बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, बालकों में अगर हम ईर्ष्या के भाव के उत्पन्न की बात करते हैं तो अगर हम ऑप्शन देखें क्या है 1 से 1.5 वर्ष, 1.5 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष या 3 से 4 वर्ष। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर जो होगा ना ये जो ये 3 से 4 वर्ष है ना, ये 3 से 4 वर्ष है बालकों में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 3 से 4 वर्ष। लेकिन आपको कहीं कहीं बुकों में क्या है ना, कहीं कहीं बुकों में आपको जो है ये जो 1.5 से 2 वर्ष है ना ये भी देखने को मिलता है, 1.5 से 2 वर्ष भी आपको देखने को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन में क्या है, आयोग ने जो है कि ये आयोग ने 3 से 4 वर्ष को माना है, इसलिए हम ऑप्शन डी को सही करेंगे। ठीक, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा 3 से 4 वर्ष। आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 पे। तो 56 पे क्या है कि अंडे के छिलके की संरक्षण आवरण निम्न है। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पेरिकार्प, ठीक, रेनिन, क्यूटिकल या फिर एपिमाइसिन। ठीक, तो रेनिन तो देखें तो ऐसे तो दूध से संबंधित है। ठीक, और अगर हम ऑप्शन की देखें तो ऑप्शन का क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा सी। ठीक, तो क्यूटिकल जो है ये अंडे के छिलके की संरक्षण जो आवरण होता है ना वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्यूटिकल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 57 पे चलते हैं। तो क्या है कि राजमा में उपस्थित ऑक्जेलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं। ठीक, तो ये किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें ना तो अगर हम ऑप्शन देखें तो देखें कि कार्बोहाइड्रेट को, लौह तत्व एवं कैल्शियम को या फिर लौह तत्व या कैल्शियम को। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा ना, हमारा इसका आंसर क्या होगा, बी, लौह तत्व एवं कैल्शियम को जो है ये अवरोधक करते हैं। ठीक, इसके अवशोषण में जो ना ये बाधा उत्पन्न करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए आइए अब बात करते हैं हम 58 की। तो फलों में पाई जाने वाली शर्करा कहलाती है, फलों में पाई जाने वाली शर्करा को हम क्या कहते हैं। अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज या फिर ग्लैक्टोज। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ ठीक, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो फलों की शर्करा होती है ना इसको हम फ्रुक्टोज बोलते हैं, फ्रुक्टोज। ठीक, जिसे हम फलों की शर्करा कहते हैं। वहीं पे अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, ग्लूकोज को बोलते हैं अंगूर की शर्करा। ठीक, अंगूर की शर्करा। ठीक, और वहीं पे अगर हम सुक्रोज की बात करें ना तो सुक्रोज को क्या कहा जाता है, हाँ सुक्रोज को बोला जाता है क्या, इसको गन्ने की शर्करा बोला जाता है। ठीक, गन्ने की शर्करा। ठीक, और लैक्टोज की बात करें तो क्या है, लैक्टोज क्या है, ये दूध की शर्करा है। ये किसकी है, ये दूध की शर्करा है। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 59 पे चलते हैं कि बियर में सुरासार यानी अल्कोहल की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 2016 का जो टीजीटी का था ना उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए अगर हम ऑप्शन देखें कि 22%, 3%, 40.50% या 55%। ठीक, तो इसका आंसर की जब हम बात करें ना तो बियर में जो सुरसरा होता है ना, जो अल्कोहल होता है उसकी मात्रा कितनी पाई जाती है, 3% पाई जाती है। कितनी प्रतिशत, 3%। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी, इसी बियर को ही रम बोलते हैं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन बी जो 3% है वो सही है। आइए हैं, और 60 पे क्या है
कि प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो खनिज लवण, वसा, प्रोटीन या उपयुक्त सभी। तो देखिए जो प्राणिज भोज्य पदार्थ की बात करें तो ये क्या है, प्रोटीन हमें प्राणिज जगत से भी प्राप्त होता है और हमें वनस्पति जगत से भी प्राप्त होता है। वहीं पे हम वसा की भी बात करें तो ये भी हमें वनस्पति और प्राणी दोनों जगह से प्राप्त होता है। तो और खनिज लवण, तो हमारा क्या हो गया, हमारा इसमें आंसर क्या है, आंसर दिया है डी। हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये जो डी है ना उपयुक्त सभी, यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 61 पे चलते हैं कि खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइम विकृत हो जाती हैं। विकृत हो जाती है मतलब वो निष्क्रिय हो जाती हैं। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन देखें, अपीवन, वर्णहीन करना, निर्जलीकरण करना या अचार बनाना। तो देखिए कोई भी खाद्य पदार्थ है वो उसकी जो खराब होने की क्षमता ना उसमें पानी, उसमें उपस्थित पानी अथवा जल की मात्रा पे निर्भर करता है। ओके, तो उस खाद्य पदार्थ में उसकी जल की मात्रा कितनी है उस हिसाब से वो जल्दी खराब होगा और या तो फिर देर में खराब होगा। तो अगर हम बात करें ना तो निर्जलीकरण, उस कोई भी खाद्य पदार्थ है उसमें उसकी उपस्थित जल की मात्रा को सुखाकर उस खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछा है और लंबे समय तक उसको संरक्षित रखने का मतलब उसमें जो वो होते हैं ना, जो उसमें जो एंजाइम होते हैं उनको निष्क्रिय किया जाता है। तो उसके जब जल की मात्रा सूख जाएगी तो उसमें कहीं ना कहीं क्या है कि उसमें संरक्षण होने के उसके जो अगर उसको हम ज्यादा दिन तक संरक्षण कर सकते हैं। तो ये जो है ना निर्जलीकरण के द्वारा जो है उस भोज्य पदार्थ को हम लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि उसमें जो एंजाइम होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो निर्जलीकरण जो है हमारा आंसर क्या है, निर्जलीकरण हमारा आंसर सी सही है। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 पे कि जैली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो जो जैली है ना उसमें से जो नमी जो क्षति हो जाती है और उसके बाद जो हमारे जैली जो संरक्षित कर सकते हैं लंबे समय तक, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो डेक्टिनाइजेशन, रिट्रोग्रेडेशन या मार्बलिंग या सिनेरेसिस। ठीक, तो क्या कहते हैं, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी क्या है इसका आंसर होगा। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं कि सिरके में पाया जाता है। ठीक, तो अगर ऑप्शन की बात करें तो एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड या ब्यूट्रिक एसिड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, हाँ सिरके में जो है ना ये जो एसिटिक एसिड होता है ना ये सिरके में पाया जाता है। और ये एसिटिक एसिड की बात करें तो ये एक प्रकार का कार्बनिक तत्व है जो कि सिरके को खट्टा करने में ये मदद करता है। तो हमारा आंसर क्या है, 63 का आंसर है ए। ठीक, तो चलिए आइए अब बात हम करें अगर हम बात करें 60, अब क्वेश्चन नंबर 64 पे कि फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना क्या कहलाता है। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो शार्प फ्रीजिंग, डिहाइड्रो फ्रीजिंग, स्लो फ्रीजिंग या त्वरित फ्रीजिंग। तो इसमें क्या है कि जो डिहाइड्रो फ्रीजिंग होता है ना इसके द्वारा जो उसमें जो फल सब्जियां हैं उसमें जो नमी होती है, जो पानी की मात्रा होती है उसको सुखाकर और संरक्षित किया जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा, तो डिहाइड्रो फ्रीजिंग के प्रक्रिया के द्वारा। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करें, हम क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। और 65 पे क्या है कि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। तो देखिए कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ये क्या है, ये वृद्धों और वयस्कों में होने वाली बीमारी है। तो अगर हम वृद्धों की बात करें ना, ये पूछा है कि वृद्धावस्था में तो जो ये ऑस्टियोपोरोसिस है ना ये वृद्धों में होने वाला बीमारी है जो कि कैल्शियम की कमी से होता है। और इसमें होता क्या है कि जो हड्डियां होती है ना वो बुजुर्ग लोगों की वो हड्डियां क्या होती है वो कमजोर हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें कभी चोट भी लगता है तो हड्डियां वहां से टूट जाती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी सही, ऑस्टियोपोरोसिस। चलिए आइए क्वेश्चन हम 66 की बात करें कि एक शिशु को स्तन्य मोचन पदार्थ देने की शुरुआत करने का सही आयु क्या है। अगर ऑप्शन देखें 8 महीना, 6 महीना, 10 महीना या 7 महीना, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या है कि जो 6 महीना होता है ना, जो 6 महीना में जो है बच्चे को माँ के दूध के अतिरिक्त भी जो पौष्टिक तत्व है वो दिया जा सकता है, जैसे कि दाल हुआ, फल हुआ,
जो भी लिक्विड फॉर्म में उसे खिलाया जा सकता है। और वहीं पे अगर बात करें कि अगर बाय द वे कभी कभी क्या होता है कि माँ जो है कभी बीमार हो गई या वो बच्चे को दूध पिलाने में सक्षम नहीं है या माँ के दूध से बच्चे को जो है कि पौष्टिक दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, तो उस अवस्था में भी क्या किया जाता है, तो 4 अगर कोई ऑप्शन में देता है कि 4 महीने से शुरू किया जा सकता है, तो कंडीशन जब अगर खराब रहती है माँ की, तो उस अवस्था में जो है कि बच्चे को 4 माह पे भी उसको अन्य पौष्टिक चीजों को हम दूध के सिवाय और भी चीजें दे सकते हैं, जैसे ऊपरी दूध दे सकते हैं। ठीक, अगर लेकिन हमारे में क्या पूछा है ऑफ क्वेश्चन में कि कब कितने महीने से शुरू किया जा सकता है, तो 6 महीने से जो है कि बच्चे को शुरू किया जा सकता है अन्य पौष्टिक तत्व देने की। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 67 पे चले कि शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो बच्चा जब स्कूल में जाता है तो स्टार्टिंग ही हमारी प्रार्थना गीत से होती है। क्या प्रार्थना गीत से होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रार्थना गीत। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 68 पे चलते हैं कि विकास का क्रम है। अगर ऑप्शन देखें धड़ पैर गर्दन सिर या मुख, मुख गर्दन धड़ पैर या सिर, सिर मुख गर्दन या धड़ पैर, और या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो विकास का क्रम होता है ना वो सिर से पैर की तरफ होता है और जिसको हम बोलते हैं सेफलोकार्डियस। ठीक, तो ये क्या होता है, हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर सी होगा। जो सिर की विकास, सिर से लेके पैर तक की विकास को ही सेफलोकार्डियल बोलते हैं और हमारा आंसर सी सही है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। तो क्या है कि हर्लाक के अनुसार शैशवावस्था है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से 1 वर्ष या गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। ठीक, तो अगर हम बात करें हर्लाक के अनुसार पूछा है, तो हर्लाक के अनुसार जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। यहीं पे हर्लाक ने जो है ना शैशवावस्था को जो है कि इन्होंने 2 भागों में बांटा है। कहा है एक तो जन्म से 15 दिन को अवस्था को जो इन्होंने क्या कहा है, जन्म से 15 दिन की अवस्था को, 15 दिन की अवस्था को जो इन्होंने कहा है ये नवजात काल अवस्था, और 15 दिन से जो होता है ना 2 वर्ष तक की अवस्था को इन्होंने बताया है शैशवावस्था। ठीक, तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। आंसर हमारा ए सही है। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर हम 70 पे। तो क्या है कि शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब है, यानी शारीरिक परिणामों में अगर बढ़ोतरी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तो देखिए जो चीजें हम देख सकते हैं, ठीक, वो क्या होता है, वो मात्रात्मक होता है। वृद्धि क्या है, वृद्धि मात्रात्मक होता है। ठीक, वहीं पे विकास की बात करें तो विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। ठीक, तो ये क्या पूछा है कि शारीरिक परिणामों में तो जो हम दिखाई दे रहा है अर्थात बच्चे जो बढ़ते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि। वृद्धि, बच्चा छोटा रहता है, छोटे से बड़ा हो जाता है, तो हमें कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहा है ना, बच्चे का पैर पहले छोटा था लेकिन अब वही बच्चा बड़ा होकर एक पुरुष, एक महिला का रूप धारण कर लेता है, तो क्या हमें वो वृद्धि है, वृद्धि दिखाई दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या है, ए सही है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 71 पे चलते हैं कि लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, तो जो बच्चा होता है किस वर्ष में अपने मलाशय और मूत्राशय पर नियंत्रण कर लेता है, तो इसकी अगर बात करें तो अगर हम ऑप्शन देखें 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष, तो देखिए जो बच्चा ना 2 वर्ष की अवस्था में क्या करता है, वो अपने मलाशय और मूत्राशय पे नियंत्रण कर लेता है। ठीक, लेकिन अगर आपसे कहीं कभी क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले कि बच्चे अपने मूत्राशय पे कब नियंत्रण कर लेता है, ठीक, तो बच्चा जो है ना अपनी मूत्राशय पे कब नियंत्रण कर लेता है और मलाशय पे कब नियंत्रण कर लेता है, बताइए। इसके अगर बारे में आपसे पूछा जाए तो आप क्या बता पाएंगे, बोलिए इसका क्या बताएंगे, 71 का। तो अगर हम 71 की बात करें ना, तो जो बच्चा है ना, बच्चा जो है अपने मलाशय और मूत्राशय पे की बात करें तो जो बच्चा जो होता है ना 2 से जो ये 4 वर्ष की अवस्था होती है ना, ये 2 से 4 वर्ष की अवस्था में मूत्राशय पे कंट्रोल कर लेता है, वहीं पे 2 वर्ष की अवस्था में वो मलाशय पर भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक, तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, ये जो 2 वर्ष दिया है ना, 2 वर्ष जो है हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए अब बात करें अगर हम, अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं 72 पे। क्या है, वृद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। एक तत्व की बात कर रहा है, स्पीयरमैन, बंघिम, टर्मन या अल्फ्रेड बिने।
तो जो बुद्धि के एक तत्व के सिद्धांत की बात जब करें तो जो टर्मन महोदय है ना, इन्होंने क्या किया था, एक तत्व का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? इन्होंने एक तत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टर्मन। लेकिन वहीं पे अगर हम स्पीयरमैन की बात करें तो इन्होंने दो तत्व का सिद्धांत दिया था। दो तत्व, ठीक, दो तत्व क्या थे? तो जो दो तत्व थे ना, वो एस कारक और जी कारक, इन्होंने दो तत्वों का सिद्धांत दिया था, एस कारक और जी कारक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी सही है। आइए अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 73 पे चलते हैं कि डैश यह मूल्य का एक साधन है। तो मूल्य, अगर हम ऑप्शन देखें तो भाषा, ठीक, भाषा, संस्कृति, स्त्री या पुरुष, ठीक। तो जो ये भाषा, संस्कृति या संस्कृत, स्त्री या पुरुष है, तो अगर हम बात करें कि देखिए अगर हम कहीं जाते हैं अपने राज्य से, अगर अदर राज्य या देश में जाते हैं तो हम वेशभूषा कोई भी धारण करें, लेकिन हमारी सबसे पहली लैंग्वेज, हम किसी को भाषा, तो हम वहाँ जाते तो जानते नहीं है, लेकिन तो हम अपनी भाषा का यूज प्रयोग करते हैं। तो उस समय क्या होता है, ये जो भाषा हमारा होता है ना, ये हमारा एक साधन है, ये हमारा एक साधन के रूप में कार्य करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे कि शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास डैश है, ठीक। तो ऑप्शन देखिए, क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास या रचनात्मक विकास या सामाजिक विकास। तो जो शरीर के विभिन्न मांसपेशियों के विकास की बात करें तो जो ये क्रियात्मक विकास है ना, जिसे हम मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? मोटर डेवलपमेंट, ठीक, इसको हम क्रियात्मक विकास कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन 75 पे कि प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है। अगर ऑप्शन देखिए, श्वासरोध, जन्मजात असमताएं, संक्रमण या उपयुक्त सभी। तो देखिए जब बच्चा जन्म लेता है, जब वो प्राकृतिक माँ के गर्भ से बाहरी वातावरण, प्राकृतिक वातावरण में आता है ना, तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसी में कुछ बच्चे होते हैं जो उन कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ये डी सही है, यानी श्वासरोध, जन्मजात असमानताएं या संक्रमण, ये सभी उसके मृत्यु के कारण हो सकते हैं, ठीक। अब 76 पे चलते हैं कि खीस बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन डैश होता है। तो क्या होता है? अगर बात करें तो अगर हम ऑप्शन देखें, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन या प्रतिरक्षी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षी, ठीक। चलिए आइए बात करते हैं हम 77 पे कि किस उम्र के बच्चे के लिए नवजात शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए अभी हमने बात किया था ना कि हरलाख ने कितने दो रूपों में विभाजित किया, एक जन्म से 15 दिन और एक 15 दिन से 2 वर्ष तक की अवस्था को। तो जो ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है ना, इसी को जो है कि नवजात शब्द भी कहा जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 78 पे चलते हैं कि अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि है? क्या हानि है? अगर ऑप्शन देखें, नर्स की अत्यधिक व्यस्तता से ठीक से प्रसूता की देखभाल नहीं हो पाती, ठीक, और पैसे भी बहुत खर्च होता है, सदस्यों की भागदौड़ अधिक हो जाती है, उपयुक्त सभी। तो हम अगर इस ऑप्शन की बात करें तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी, ठीक। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 79 पे चलते हैं कि गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था में रेडियम एवं एक्स किरणों के प्रयोग से शिशु में डैश हो सकता है। तो अगर हम देखें, ऑप्शन देखें तो हाइड्रोसेफाली या माइक्रोसेफाली या संक्रमण या तंत्रिकीय अस्थिरता। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बताइए 79 का हमारी आंसर क्या होगा? तो हम 79 के क्वेश्चन आंसर की बात करें तो 79 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये माइक्रोसेफाली जो है ना, ये हमारा आंसर होगा। और माइक्रोसेफाली है क्या? तो जो होता है ना कि जो बच्चा जन्म लेता है, तो ऐसे नॉर्मली बच्चों के जो सर के अनुपात होते हैं 1/4 होता है शरीर की अपेक्षा, लेकिन जब ये बच्चा जन्म लेता है ना, जो ये इससे ग्रसित जो बच्चा होता है, उसका सर जो होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा, उसके शरीर के भार की अपेक्षा सर जो होता है छोटा होता है। और ये किस परिस्थिति में होता है कि अगर गर्भवती स्त्री अगर बार बार अपना एक्सरे कराती है तो उस कंडीशन में उस बच्चे पे इफेक्ट करता है और बच्चा इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर बी सही है, यानी माइक्रोसेफाली। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 80 पे बात करते हैं कि वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है।
अगर ऑप्शन देखें तो गर्भाशय, डिंब नलिका, गर्भनाल या नाभिनाल। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा बताइए? आप लोग गेस कर लिए होंगे। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? गर्भनाल, जिसको हम प्लेसेंटा भी कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ठीक, इसी को अपरा भी कहते हैं। ठीक, तो ये क्या करता है? ये बच्चे को माँ से पोषण पहुंचाने का काम करता है। वहीं पे अगर नाभिनाल की बात करें ना, तो ये माँ से बच्चे को जोड़ता है। तो कभी कभी ये दो क्वेश्चनों में होता है ना, कंफ्यूजिंग हो जाती है कि माँ को बच्चे से कौन जोड़ता है, बच्चे को माँ से कौन जोड़ता है। तो हमारा क्या, ये गर्भनाल है ना, जो बच्चे को माँ से जोड़ता है। हमारा ये सी जो है आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं कि कार्पस लुटियम डैश स्रावित करती है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या थायरॉक्सिन। तो क्या होगा? जो ये कार्पस लुटियम है ना, ये दो हार्मोन स्रावित करता है, जो कि ये दो हार्मोन क्या, स्त्री हार्मोन है, जिसको हम, एक प्रोजेस्टेरॉन होता है, एक एस्ट्रोजन होता है। तो हमारा आंसर ए और सी दोनों सही है। वहीं पे प्रोजेस्टेरॉन की अगर हम बात करें ना, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? ये जो है कि कोई भी स्त्री है उसको गर्भ धारण करने में सहयोग करता है। और वहीं पे एस्ट्रोजन की बात करें तो ये जो है मासिक जो चक्र होता है उसको, ये उसके लिए ये सहायता करता है। तो हमारा आंसर क्या है? बी सही है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 82 पे चलते हैं कि जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होते हैं? अगर ऑप्शन देखें पिस्सू, मक्खी, मच्छर या चूहे। तो जो जल और भोजन की बात करें तो ये अधिकतर क्या होता है? ये मक्खियों के द्वारा जो है कि दूषित होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी क्या है? मक्खी के द्वारा जो ये है दूषित होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 83 पे चलते हैं कि पुष्टिकर पदार्थ, ठीक, ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं, बनाते और मरम्मत नहीं करते हैं, शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते हैं, बीएमआर नियंत्रित नहीं करते हैं। तो जो पुष्टिकर पदार्थ होते हैं ना, जरूरी नहीं होते हैं कि वो हमारे लिए हेल्थ कर रहे हैं, क्योंकि पुष्टिकर का मतलब वो ऐसे चीजें होते हैं जिसको हम ज्यादा तल भून कर खा रहे हैं, तो हमारे क्या करते हैं? वो पौष्टिकता को नष्ट कर देते हैं। तो हमारे लिए ऊर्जा का जो है ना, ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा ए होगा। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 84 पे चलते हैं कि 84 पे क्या है कि जब ध्वनिग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूपग्राम बनता है, जहां ध्वनिग्राम होते हैं। क्या है? अगर लकारी वाले, भाषा बनाने वाले, ध्वनि तुतलाने वाली या पूजन करने वाली। तो हमारा 84 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 84 का आंसर हो जाएगा क्या? बी। ठीक, हमारा 84 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। 85 पे जब चलते हैं तो 85 पे क्वेश्चन क्या है कि पैर की उंगलियों को पंख के समान फैलाना है। क्या है? अगर ऑप्शन देखें सहज क्रिया, अंकुचन या समन्वयकृत या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पैर की उंगलियां फैलाने की क्रिया है ना, ये जो बच्चा जन्म लेता है तो उसमें कुछ सहज क्रियाएं होती हैं, जैसे कि बच्चे को हाथ पैरों को फैलाना या फिर सॉकिंग होता है, और जैसे बच्चे के गर्दन वर्दन हिलाना, जैसे कि कोई बच्चे के मुंह पे हाथ रखे तो बच्चा क्या करता है? उस तरफ अपने मुंह को घुमाता है, शॉकिंग यानी चूसने की प्रक्रिया। तो बहुत सारी चीजें क्या होती है? सहज क्रियाएं होती है। उसी प्रकार ये हमारा आंसर क्या होगा? सहज क्रियाएं है। और सहज क्रियाएं क्या है? जिसको हम बोलते हैं मोरो रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? मोरो रिफ्लेक्शन, जिसमें बच्चे के पैर के पास अगर आप थोड़ा सा गुदगुदी करेंगे तो बच्चा अपने हाथ पैर को क्या करेगा? पूरा ऐसे क्या करेगा? फैला देगा। तो हमारा आंसर क्या है? ए सही है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं कि मातृ बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय है। तो अगर ऑप्शन देखें यौन शिक्षा का ज्ञान, घर पर प्रसव होना, मातृ और शिशु कल्याण सेवा प्रसार या प्रशिक्षित दवाइयों का होना। तो 86 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम 86 के आंसर की बात करें तो मातृ और शिशु कल्याण सेवा का प्रसार जो है इसका हमारा आंसर होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 87 पे चलते हैं। शिशु को खसरे का टीका इस उम्र पे लगाया जाता है। अगर हम ऑप्शन देखें जन्म के समय, 1.5 माह पर, 2.5 माह पर या 9 माह पर। तो देखिए अगर हम ऑप्शन देखें तो ये जन्म के समय ना, ये जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाया जाता है, लेकिन वहीं पे जब हम खसरे की बात करें ना तो खसरे का टीका बच्चे के 9 माह पे लगाया जाता है। 9 माह पे बच्चे को खसरे का टीका लगाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी सही है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर हम 88 पे चले कि एक बच्चा इनके द्वारा मोटर स्किल कौशल सीख सकता है। ठीक, तो परीक्षण और त्रुटि विधि द्वारा नकल करना या प्रशिक्षण या इनमें से सभी विकल्प सही हैं। तो देखिए
क्या है कि एक बच्चा जो है ना कोई भी चीजों को, क्रियाओं को सीख सकता है देखकर, परीक्षण के द्वारा। अगर उसको कोई कर रहा है तो उसको नकल उतार के कर सकता है। अगर हम उसको प्रशिक्षित करते हैं कि बेटा ऐसे देखो, ये कर देखो, ऐसे ये होगा, ऐसे ही होगा, तो बच्चा क्या करेगा, उस चीज को सीखेगा। तो हमारा आंसर डी क्या होगा, हमारा आंसर डी सही है। आइए 89 पे चलते हैं कि पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बीएमआर होता है। अगर ऑप्शन देखें कम, एक समान, अधिक या फिर कोई नहीं। तो देखिए पुरुषों में जो है ना बीएमआर स्त्रियों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक पाया जाता है, क्योंकि जो उनकी शारीरिक क्षेत्रफल होती है ना उसके हिसाब से उनमें जो है कि बीएमआर अधिक होता है, और उनकी ब्लड में भी स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों का ब्लड भी अधिक, थोड़ा कुछ पॉइंट अधिक पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बीएमआर होता है, क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम 90 पे चलते हैं। मैरास्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह क्या होता है। अगर ऑप्शन देखिए कमजोर होता है, भूखा होता है, या गुस्से वाला होता है, या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर मैरास्मस की बात करें ना तो मैरास्मस से जो ग्रसित बच्चा होता है वो कमजोर होता है। क्या होता है, वो कमजोर होता है। ठीक, और मैरास्मस क्या होता है, जब कैलोरी और प्रोटीन दोनों की बच्चे में जो है कि कमी हो जाती है तो बच्चे को मैरास्मस हो जाता है। और मैरास्मस में बच्चा क्या होता है, मर करके जीने लगता है, मतलब यानी उसकी कंडीशन एकदम खराब हो जाती है, उसकी शरीर की त्वचा वगैरह सब एकदम क्या हो जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, बच्चा एकदम कंडीशन उसकी खराब रहती है। तो हमारा 90 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अब 91 पे चलते हैं कि पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। ठीक, अगर पोषक तत्वों को किस प्रक्रिया के द्वारा अगर हम भोजन को बनाते हैं तो हमारे पोषक तत्व जो है उसमें रहेगा। अगर हम ऑप्शन देखें दबाव द्वारा पकाने से, या प्रेशर कुकर की से, या भूनने से, उबालने से, या तलने से, तो देखिए जो उबालने से ना क्या होता है कि पौष्टिक तत्व जो है उसमें बरकरार रहता है, क्योंकि वो पानी में ही सारा पौष्टिक तत्व उसमें मिला रहता है, और उसका जो पानी, जो सूप होता है जिसको हम उबाल के पी रहे हैं, खा रहे हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी सही है। अब चलते हैं 92 पे कि भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं। अब देखिए अगर ऑप्शन देखिए शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, या मनोवैज्ञानिक कार्य, इनमें से सभी। तो हमारा अगर भोजन के कार्य की बात करें ना तो इनमें से सभी कार्य होते हैं भोजन के। क्यों, अगर हम अगर बात करें शारीरिक कार्य को तो भोजन हमारे लिए क्या करता है, सभी पौष्टिक तत्व उपलब्ध कराता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एनर्जी होती है, हम रोग से लड़ने की क्षमता हमारे पास होती है। ठीक, वहीं पे अगर हम सामाजिक कार्य की बातें करें तो हम क्या है, एक सामाजिक प्राणी हैं, और समाज में हम एक दूसरे से, हमारे मित्र रहते हैं, उन लोगों के साथ क्या होता है, कहीं ना कहीं हम जब एक, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम त्यौहार को ही ले लें, जैसे होली है, दीपावली है, तो इसमें हम नाना प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और अपने दोस्त मित्रों को बुलाते हैं। उसमें क्या हम लोग का एक प्रकार से प्रेम भाव उत्पन्न होता है एक दूसरे के प्रति, तो कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक कार्य को भी प्रभावित कर रहा है। उसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक कार्य की बात करें तो क्या करता है, भोजन जो होता है ना, ये हमारे क्या करता है, हमें आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। जब हम आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है, यानी जब हम भोजन करते हैं और हमारे मन लायक भोजन रहता है तो हमें कहीं ना कहीं संतुष्टि प्रदान होता है और हमारे अंदर एनर्जी उत्पन्न होती है। तो ये सभी तीनों क्या है, ये भोजन के ये सभी भोजन शरीर में निम्न से कौन सा कार्य करते हैं, ये सभी कार्य करते हैं। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी सही है। आइए अब 93 पे चलते हैं कि ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं मात्राएं ग्राम में होती हैं। ठीक, अगर हम ऑप्शन देखें 3.5, 2.5 और 1.5, 3.2 और 1, 3.4 और 2, या 4.3 और 2, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 94 पे चलते हैं कि कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य है। तो कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य हैं की बात करें तो देखें कि हड्डी की संरचना, न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना, रक्त जमाना, झिल्ली मेम्ब्रेन की पारगम्यता या द्रव्य संक्रमण, ऑस्मोटिक संतुलन बनाना। तो जब हम कैल्शियम की बात करें ना तो जो ये हड्डी की संरचना, ठीक, ये न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना, रक्त जमाना और झिल्ली मेम्ब्रेन की पारगम्यता, ये सभी क्या है, कैल्शियम के कार्य हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें हमारा ऑप्शन क्या है, A 1, 2, 3 और 4 है, वही हमारा आंसर होगा, यानी बी हमारा आंसर है। ठीक, ये जो है इसका
कार्य नहीं है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की, कि शिशु के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का काम करता है। अगर ऑप्शन देखिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विटामिन डी, यानी ये जो है कैल्शियम के साथ इसको कार्य करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। चलिए आइए हम 96 पे चलते हैं। परामर्श एक है, अगर ऑप्शन देखें व्यक्तिगत प्रक्रिया, सामूहिक प्रक्रिया या फिर संगठनात्मक प्रक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये परामर्श होता है ना, ये एक प्रकार का व्यक्तिगत प्रक्रिया होता है। क्या होता है, ये व्यक्तिगत प्रक्रिया होता है। ठीक, तो इसमें एक व्यक्ति होता है, उसकी समस्याएं होती हैं और वो क्या करता है, अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है। ठीक, तो हमारा 96 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 96 का आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 97 पे चलते हैं, कि प्रभावी परामर्श के लिए क्या करना चाहिए। ठीक, तो अगर ऑप्शन देखें, प्रार्थी व्यक्ति के साथ अच्छे संबंधित विकसित करने चाहिए, धैर्य रखे, शिकायतों को ध्यान से सुनना या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए ये परामर्श में दो व्यक्ति होते हैं, एक तो परामर्श दाता होता है, एक जिसकी प्रॉब्लम रहती है। ठीक, दो लोग होते हैं। तो जो परामर्श दाता होता है ना, उसके अंदर भी कुछ गुण होने चाहिए। ठीक, जैसे कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है, अगर उसे अपनी बातें बताता है तो क्या करना चाहिए, उसको उस बातों को गोपनीयता बनाए रखना चाहिए, उसको धैर्य देना चाहिए कि आप धैर्य रखो, आपका काम हो जाएगा, आपको जो कि ऐसे करिए आप, तो आपका काम सफल हो जाएगा। तो वही क्या है इसमें जो है कि हमारा जो ये प्रभावी परामर्श के लिए जो है कि क्या करना चाहिए, तो हमारा ये आंसर जो डी है ना, उपयुक्त सभी, ये हमारा इसका आंसर होगा। आइए हम चलते हैं क्या 98 पे, कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल या 11 मार्च। तो देखिए जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ना, ये क्या है, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं पे WHO की स्थापना की बात करें ना, तो इसकी स्थापना में भी बहुत सारी जैसे कि कंफ्यूजिंग हो जाती है। क्या कि देखिए ये बात होता है कि कभी दे देता है 1945, ठीक, फिर दे देता है 1946 और दे देता है फिर 1948। तो ठीक, तो जो ये 1945 है ना, 1945 में क्या हुआ था, ब्राजील और चीन की, ठीक ना, इन्होंने क्या किया था, ब्राजील और चीन ने जो है कि ब्राजील और चीन ने जो है कि प्रस्ताव रखा था। क्या किया गया था, इसमें प्रस्ताव रखा गया है। वहीं पे 1946 की बात करें तो इसमें संविधान में क्या किया गया, इसको संविधान में इसको मान्यता प्रदान किया गया। ठीक, संविधान में इसकी चर्चा की गई। उसी प्रकार अगर हम 1948 की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को क्या किया गया था, इसका स्थापना किया गया था। 48 को इसकी स्थापना किया गया था। तो हमारा आंसर क्या है, 7 अप्रैल। चलिए आइए चलते हैं 99 पे, कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बच्चों के स्वास्थ्य पोषण शिक्षा के लिए कार्य करती है। तो बच्चों की बात जब करें तो क्या है, ये जो अगर ऑप्शन देखें यूनेस्को, WHO, यूनिसेफ या रेड क्रॉस, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है कि ये बच्चों के लिए पोषण की और शिक्षा की व्यवस्था करता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 100 पे चलते हैं, कि UNFPA के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के तहत लैंगिक समानता सूचकांक कितनी है, 0.98, 0.78, 0.88 या 0.75। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.98। ठीक, चलिए इस प्रकार हमारा 100 का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट सीजन में और प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।